नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है या आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 2026 में ईपीएफ और ईपीएस से जुड़े कई बदलावों की चर्चा हो रही है। बहुत से कर्मचारियों के मन में सवाल है, क्या अब पीएफ से पहले से ज़्यादा पैसा कटेगा? क्या अब पूरे वेतन पर पीएफ कट सकती है? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ईपीएफ आखिर है क्या। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ईपीएफ क्या है। ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड या कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग योजना है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हर महीने कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% जमा करता है, जिसमें नियोक्ता भी 12% योगदान देता है। लेकिन नियोक्ता का 12% ईपीएफ में नहीं आते। उसका एक हिस्सा ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जाता है और बाकी ईपीएफ में जमा हो जाता है। दोस्तों, यहीं से भ्रम शुरू होता है कि जो ईपीएस यानी कि जो 12% नियोक्ता दे रहा है उसमें से पूरा पैसा ईपीएफ में क्यों नहीं जमा होता है, क्यों 12% में से कुछ ईपीएस में कट जाता है, यानी कि एक भ्रम की स्थिति शुरू हो जाती है। तो आइए हम आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं कि कैसे कटौती होती है और कैसे ईपीएस में पैसे जमा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक ईपीएफ की पासबुक है। पासबुक की एक कॉपी है जिसमें एक कर्मचारी की ईपीएफ की जितनी भी कटौती हुई है, उसकी सैलरी कितने सैलरी पर उसका ईपीएफ कटा हुआ है और कितना पेंशन में जमा हुआ है, सारी डिटेल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो बेसिक सैलरी है उसको 15,000 माना गया है, ठीक है, जिसमें से एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी 1,800 रुपये यानी कि बेसिक सैलरी का 12% जो कि 1,800 रुपये होता है वो कटा है इसमें, और जिसमें 550 रुपये नियोक्ता ने दिया है यानी कि एम्प्लॉयर ने दिया है, कंपनी ने दिया है, और जिसमें से 1250 यानी कि जो 12% कंपनी ने दिया हुआ है 1,800, जैसे कि 15,000 का अगर आप 12% करते हैं तो वो 1,800 होता है। 1,800 एक एम्प्लॉय के फंड से और दूसरा 1,800 जो कि एम्प्लॉयर के फंड से जो दिया जाता है कर्मचारी को। उस 1,800 में से 550 रुपये एम्प्लॉय ने उसको ईपीएफ में जमा किया है और 1,250 रुपये ईपीएस में जमा किया है, जिसको कि हम भविष्य निधि में एक पेंशन के रूप में देखते हैं, ठीक है। और इस ग्रॉस सैलरी जो है वो 15,000 है। इसी कारण से कई कर्मचारियों का पीएफ 1,800 दिखाई देता है, लेकिन यदि कर्मचारी और कंपनी दोनों सहमत हों तो वास्तविक वेतन पर भी पीएफ का योगदान किया जा सकता है। यानी कि यदि कंपनी और कर्मचारी दोनों सहमत हो तो 15,000 से ज़्यादा भी यदि सैलरी आपकी होती है तो उस पर भी पीएफ कट सकता है। आप अपनी इच्छा अनुसार कटा सकते। अब हम पुराने नियमों की तुलना करें, जो पुराने नियम थे तो अधिकतर प्रक्रियाएं कागजी थी। आज लगभग सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन। एएन कार्ड बनाना, केवाईसी नॉमिनेशन, पीएफ ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन हो सकता है। ऑनलाइन आप क्लेम भी कर सकते हैं। पहले अधिक समय लगता था, लेकिन अब कम समय में ही यानी कि 20 दिन के अंदर ही आपका जो क्लेम है वो अप्रूव हो जाए। ईपीएफ के जो पहले नियम थे कि आप ईपीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं या किन आधारों पे आप निकाल सकते हैं, किन कारणों को दिखा करके आप ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। घर बनाने या खरीदने के लिए 5 साल की सेवा जरूरी थी, शादी के खर्च के लिए 7 साल की सेवा जरूरी थी और सेहत के लिए कोई सर्विस पीरियड नहीं लेना। लेकिन अब जब नियम बदल गया है यानी कि 2026 के नियम के अनुसार अब यह 1 साल कर दिया गया है। यानी आपको घर बनाना है, शादी करना है या दिया गया है, ठीक है। और ईपीएफओ
ने पुरानी 13 श्रेणियों को ख़त्म कर रख दिया है। जैसे कि पहले जो 13 श्रेणियाँ थी जिनके आधार पे आप ईपीएफ का पैसा निकाल सकते थे, उन 13 श्रेणियों को ख़त्म करके अब केवल 3 कैटेगरी में यह विभाजित कर दिया गया है। यह कह सकते हैं कि 3 कैटेगरी में आंशिक निकासी के नियम बनाए गए हैं। आंशिक निकासी से संबंधित कि आप अपने ईपीएफ का 75% ही निकाल सकते हैं। 25% जो जमा राशि है वो आप अपने सर्विस छोड़ने के बाद ही निकाल सकते हैं या उसके 2 महीने बाद। मकान से जुड़े खर्चे और विशेष परिस्थितियों में अपने पीएफ के पैसे मौजूदा पूरी राशि निकाल सकेंगे। इसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर यानी कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का हिस्सा। पहले शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार निकालने की अनुमति थी, लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकासी की जा सकती है। यानी कि अब आप शिक्षा के लिए ईपीएफ का पैसा 5 बार निकाल सकते हैं। नौकरी चली जाने के बाद पुराने नियम के अनुसार आप 2 महीने में ही निकाल सकते थे। इसके अलावा सदस्यों के खाते में हमेशा 25% की जो राशि होती है मिनिमम बैलेंस के तौर पर रखेगी। यानी कि जो 25% राशि है वो पीएफ अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के तौर पर रहेगी। लेकिन अब आपकी नौकरी चली जाती है तो उसके यदि आपकी नौकरी चली जाती है यानी आप नौकरी छोड़ने के बाद पहले साल आप 75% राशि ही निकाल सकते हैं, 25% खाते में रखनी होगी। ईपीएफओ का जो हिस्सा पेंशन फंड का होता है उसे आप नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद निकाल। यानी कि यदि आपकी नौकरी चली जाती है तो आप 75% राशि ही निकाल सकते हैं, 25% राशि आपको खाते में रखनी होगी, जो कि ईपीएफओ जो पेंशन फंड का होता है उससे आप नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद निकाल सकते। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल को फॉलो कर लें ताकि ऐसे अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आइए हम समझते हैं कि पुराने नियम और नए नियमों में क्या अंतर है।